नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज की सीरीज में हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ये चतुश्रेणी परीक्षा, पटवार परीक्षा राजस्थान पुलिस के लिए मोस्ट रहने वाली है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की ज्योग्राफी के हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आपको अगर किसी भी डाउट हो तो आप इस फोन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 5 रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का भूगोल और कला संस्कृति के 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में थर्मामीटर ऑफ राजस्थान किस स्थान को कहा जाता है। राजस्थान में थर्मामीटर ऑफ राजस्थान किस स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी फलोदी, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होगा फलोदी। राजस्थान में फलोदी को थर्मामीटर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ऑप्शन ए 1576, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1615, ऑप्शन डी 1680। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 15 जून 15 जून 1576 को लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1576 को लड़ा गया। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य लड़ा गया। अकबर के अकबर के मध्य लड़ा गया। आपको याद रखना है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 15 जून 1575 को लड़ा गया। महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच लड़ा गया। दोस्तों, आपको याद रखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है। थर्मोपल्ली कहा जाता है और इसे गोगोता का युद्ध कहा जाता है और चावंड का युद्ध कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस शासक को राजा राजेश्वर कहा जाता है। किस शासक को राजा राजेश्वर कहा जाता है। आपको बताना दोस्तों। पहला ऑप्शन है महाराणा सांगा, दूसरा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, तीसरा ऑप्शन है महाराणा कुंभा और चौथा ऑप्शन है महाराणा पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि महाराणा प्रताप को राजा राजेश्वर कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। 9 मई 1540 को हुआ। बादल महल में हुआ। बादल महल में हुआ। बादल महल एक कुंभलगढ़ में स्थित है। कुंभलगढ़ में स्थित है दोस्तों। आपको याद रखना है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। बाद कुंभलगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की। जो वो हमारा बूंदी राज्य है, इसकी स्थापना किसने की। तो क्या ऑप्शन अमीर आएगा, क्या राव देवा आएगा, क्या राव चोड़ा आएगा, क्या राव बीका आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा राव देवा ने बूंदी की स्थापना की। राव देवा ने बूंदी की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस वीर को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। किस वीर को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कई दामोदर दास करेंगे। दामोदर दामोदर दास करेंगे, लेकिन दामोदर दास ऑप्शन में नहीं है। दामोदर दास ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों, किस वीर को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान के दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान का राजस्थान के वीर का लौह पुरुष कहा जाता है। और अगर आपको वीर ना देकर, अगर वीर यहाँ पर वीर दे दिया तो दुर्गादास राठौड़ हो जाएगा। और अगर वीर नहीं देता और पूछता है कि राजस्थान का लौह पुरुष कौन है, फिर वो दामोदर दास हो जाएगा। याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी। क्या अजमेर थी, क्या रणथंभौर थी, क्या जालौर थी, क्या अलवर थी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा
कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रणथंभौर थी। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रणथंभौर थी। रणथंभौर थी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी। रणथंभौर ये सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है। आपको याद रखना है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रणथंभौर थी। रणथंभौर थी। रणथंभौर थी, जिसे यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। और यहाँ पर कुत्ते की छतरी है दोस्तों। रणथंभौर में कुत्ते की छतरी है। कुत्ते की छतरी भी स्थित है। कुत्ते की छतरी स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों रणथंभौर के बारे में। तो यहाँ पर कुत्ते की छतरी हो गई, और 32 खंभों की छतरी को 32 खंभों की छतरी को 32 खंभों की छतरी को 32 छतरी को सरदार सिंह ने बनवाया। सरदार सिंह ने बनवाया। 32 खंभों की छतरी को सरदार सिंह ने बनवाया। और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। त्रिनेत्र 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 गणेश मंदिर स्थित है। गणेश मंदिर स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, सरदार सिंह ने बनवाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने। चित्तौड़गढ़ का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और दोस्तों आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में याद रखना है कि एकमात्र ऐसा दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। जिसमें खेती की जाती है। आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है वो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। और दोस्तों यहाँ पर 1303 में यहाँ पर पहला साका होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर ने किस राजपूत राज्य को सबसे पहले अधीन किया? जो हमारे अकबर थे, उन्होंने किस राजपूत राज्य को सबसे पहले अधीन किया? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर होगा आमेर। आमेर को राजपूत राज्य को सबसे पहले अधीन किया। तो हमारा यहाँ पर अजमेर आमेर हो जाएगा, जयपुर के निकट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस युद्ध को भारत का वाटरलू कहा जाता है? किस युद्ध को भारत का वाटरलू कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को भारत का वाटरलू कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को भारत का वाटरलू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस रानी ने मुगलों से वीरतापूर्वक युद्ध किया? ऐसी कौन सी रानी थी जिसने मुगलों से वीरतापूर्वक युद्ध किया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने मुगलों से वीरतापूर्ण युद्ध किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थार मरुस्थल में कितनी औसत वर्षा होती है? थार मरुस्थल में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थार मरुस्थल में 100 से 155 मिलीमीटर वर्षा होती है। थार मरुस्थल में 100 से 150 मिलीमीटर वर्षा होती है। और थार मरुस्थल ये पंजाब पंजाब हरियाणा हरियाणा राजस्थान में फैला हुआ है। पंजाब हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ है। आपको याद रखना है, थार मरुस्थल में 100 से 150 तक में वार्षिक वर्षा होती है, जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लूनी नदी कहाँ से निकलती है? लूनी नदी का उद्गम स्थान
कहाँ से होता है, तो आपको याद रखना है कि लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। और आपको याद रखना है लूनी नदी को लूनी नदी को लूनी नदी को आदि खारी आदि खारी आदि खारी आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। आदि मीठी नदी कहा जाता है दोस्तों। आदि मीठी नदी कहा जाता है। आदि मीठी नदी कहा जाता है। और दोस्तों बालोतरा में बालोतरा में बालोतरा में बालोतरा में जाकर इस नदी का पानी खारा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा जिला राजस्थान में चावल का कटोरा खा जाता है? दोस्तों यहाँ गेहूँ नहीं चावल पूछा है। गेहूँ नहीं चावल पूछा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोटा। राजस्थान के चावल का कटोरा कोटा हो जाएगा। और राजस्थान में गेहूँ का कटोरा गेहूँ गेहूँ का कटोरा आपको याद रखना है। गेहूँ का कटोरा गेहूँ का कटोरा वो गंगानगर हो जाएगा। गंगानगर हो जाएगा। आपको याद रखना है चावल का कटोरा कोटा हो जाएगा और गेहूँ का कटोरा गंगानगर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। सांबर झील किस जिले में स्थित है? जो हमारी सांबर झील है वो किस जिले में स्थित है? तो आपको याद रखना है सांबर झील में भारत का 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। भारत के राजस्थान में 8.7 नमक प्रतिशत उत्पादन सांबर झील से होता है। और दोस्तों ये जयपुर के निकट है। जयपुर के निकट है। और यहाँ यहाँ सांबर झील के किनारे ही दादू दयाल जो राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, दादू दयाल ने अपने उपदेश दिए। आपको याद रखना है दादू दयाल ने सामा नदी के किनारे ही उपदेश दिए। और दादू दयाल के उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में है। ढूंढाड़ी भाषा में है। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई 1722 तक है। 1722 तक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये गुरु शिखर ये माउंट आबू में है। गुरु शिखर माउंट आबू में है। गुरु शिखर माउंट आबू में है। माउंट आबू में है। और माउंट आबू को राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू को कहा जाता है। अगर राज्य पूछे तो झालावाड़ आएगा और स्थान पूछे तो माउंट आबू आएगा। राजस्थान में अंग्रेजों की अंग्रेजों की गर्मियों में राजधानी माउंट आबू हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन पर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी पर राणा प्रताप सागर बांध है। आगे बढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? तो हरीके बैराज से निकलती है। हरीके बैराज से निकलती है। और ये पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई करती है। पश्चिमी क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान में ये सिंचाई करती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरीके बैराज से होता है। हरीके बैराज पंजाब में पड़ता है। हरीके बैराज पंजाब में पड़ता है जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को सिंचित करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंचन कला किस जिले से जुड़ी है? कंचन कला किस जिले से जुड़ी है? दोस्तों इस यह प्रश्न मैं अपने प्रतिशत से कह सकता हूँ कि 90% बच्चे फेल है इस पर्सन में 91%, 99 या 91% बच्चे फेल है दोस्तों। तो
आपको बताना है कि कंचन कला किस जिले से जुड़ी है दोस्तों। दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि कंचन कला अलवर से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि उस एक सेकेंड दोस्तों, आपको याद रखना है कि अलवर में दोस्तों सरिस्का है जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस लोक नृत्य को युद्ध नृत्य कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घेर नृत्य। घेर नृत्य को राजस्थान में युद्ध नृत्य कहा जाता है और घेर नृत्य ये गरासिया जनजाति का है। गरासिया गरासिया जनजाति का नृत्य है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के कौन से नृत्य को युद्ध नृत्य कहा जाता है? तो घेर नृत्य को युद्ध नृत्य कहा जाता है। ये नृत्य घेर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आपको गरासिया जनजाति के लोक नृत्य भी याद दिला देते हैं। तो दोस्तों आपको एक तो याद रखना है लोर लोर प्लस कूद, लोर कूंद मादल, मादल जवारा मोरिया 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 और वालर। आपको याद रखना है कि लोर गोंद मादल जवारा मोरिया और वालर ये गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं दोस्तों। ये गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हैं लोर गोंद मादल जवारा मोरिया। और वालर नृत्य सबसे धीमी गति से किया जाता है। वालर नृत्य सबसे धीमी गति से किया जाता है। और कच्ची घोड़ी नृत्य आपको ये भी बता देता हूँ कि सबसे तेज गति से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य घोड़ी नृत्य सबसे तीव्र गति से किया जाता है। इस कच्ची घोड़ी का संबंध शेखावाटी से आता है। शेखावाटी शेखावाटी से आता है शेखावाटी से आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पिंडवारा चित्रशैली किस जिले से संबंधित है? पिंडवारा चित्रशैली किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, किस मेले को ऊँटों का मेला कहा जाता है? किस मेले को ऊँटों का मेला कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना पुष्कर मेले को ऊँटों का मेला कहा जाता है। और पुष्कर मेले को गुब्बारों का मेला कहा जाता है। गुब्बारों का मेला कहा जाता है। पुष्कर मेलों को ऊँटों का मेला कहा जाता है और गुब्बारों का मेला कहा जाता है। और सर्वाधिक पर्यटक इसी मेले में उपस्थित होते हैं। पुष्कर मेले को रंग बिरंगा मेला भी कहा जाता है। रंग बिरंगा मेला कहा जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है, जो सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की। और इसके वास्तुकार जयपुर के वास्तुकार कौन थे दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जयपुर के वास्तुकार कौन थे। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नागौर में कठपुतली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस लोकगीतों में वीरता की गाथा गाई जाती है? किस लोकगीत में वीरता की गाथा गाई जाती है? तो दोस्तों हमारा पावना गीत में वीरता की गाथा गाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मांडना क्या है? तो मांडना एक भित्ति चित्रकला हो जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना कि मांडना क्या है? मांडना भित्ति चित्रकला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस वाद्य यंत्र को एक तार भी कहते हैं? तो रावण अत्था वाद्य यंत्र को एक तार भी कहा जाता है। जो रावण अत्था बाबूजी की फड़ में काम आता है। प्लस गोगा जी की फड़ में भी काम आता है। आपको याद रखना है कि किस वाद्य यंत्र को एक तार भी कहता है? रावण अत्था को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और दोस्तों आपको बताना है कि देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? और देवनारायण जी का जन्म 1244 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम साडू खटाणी व पिता का नाम उदय सिंह था।
और आपको बताना है कि देवनारायण जी की फटे में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देवनारायण जी का भोग छाछ राबड़ी का दिया जाता है। छाछ राबड़ी का भोग, राबड़ी प्लस नीम की पत्तियों का भी भोग दिया जाता है। नीम की पत्तियों का भी भोग दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पीला पत्थर किस जिले से प्राप्त होता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। दोस्तों, इन क्वेश्चनों की हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये हमारे हमारी थ्योरी के क्वेश्चन हैं जिसमें हम पिछले 5-7 क्लासों में पूर्ण कर लिया है। और दोस्तों बस ऐसे ही प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आपको थ्योरी पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से कर दोगे। तो दोस्तों, आपकी सीरीज में 50 में से 40% सही होने चाहिए, तब तो आपकी तैयारी बेस्ट है। वरना आपकी तैयारी में को थोड़ी कमी है, आपको और सुधार करना होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस किले को सोनार किला कहा जाता है। तो सोनार किला जैसलमेर किले को कहा जाता है, जिसका निर्माण जैसल भाटी ने करवाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ साथ लगती है। और वर्तमान में एक और हो गया फलोदी, फलोदी की भी सीमा लगती है। आपको याद रखना है कि 5 के साथ एक और लग गया, एक और जिला गया जिसकी फलोदी के साथ भी राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ भी फलोदी की सीमा लगती है। जो आपके हो जाएंगी, गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, और जैसलमेर और फलौदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान में किस दुर्ग को विजय दुर्ग कहा जाता है। किस दुर्ग को विजय दुर्ग कहा जाता है। तो भटनेर दुर्ग को विजय दुर्ग कहा जाता है। और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। इस पर आक्रमण तो सभी ने किया, आक्रमण तो सभी किसी मुगल शासक ने कहा करा, लेकिन इसको जीत पाना मुश्किल था, इसलिए इसे आज विजय दुर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो हमारा ये रेपटू है, यहाँ पर सवाई माधोपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बामणिया किस बामणिया किस लोक देवता का स्थान है। बामणिया किस लोक देवता का स्थान है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बामणिया देव नारायण जी का स्थान है। और देवनारायण जी का स्थान आसीन भीलवाड़ा से भी आता है, आसीन भीलवाड़ा से भी आता है, जहाँ पर प्रत्येक भाद्रपद सप्तमी को विशाल मेला लगता है। भीलवाड़ा में भी आता है, आसीन भीलवाड़ा में आता है, जो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है यहाँ पर। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 35वां क्वेश्चन देखते हैं, रुक्मणी हरण किसका प्रसिद्ध चित्रण है। रुक्मणी हरण किसका प्रसिद्ध चित्र है। वहाँ पर राइट आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली का भाग है, प्रसिद्ध चित्र है। राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कब स्थापित हुआ। राजस्थान में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कब स्थापित हुआ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, दो दो 2 अक्टूबर 1955 को ग्रामो खादी बोर्ड स्थापना हुई किया गया। राजस्थान का माउंट आबू का उपनाम क्या है। तो इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है, माउंट आबू को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के किस जिले को सिटी ऑफ लक्स कहा जाता है। सिटी ऑफ लक्स उदयपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक झीलों की नगरी कहा जाता है, इसलिए इसे सिटी ऑफ लक्स कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस जिले में लागू हुई। पंचायती राज व्यवस्था किस जिले में लागू हुई। तो आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को बख्तरी गांव नागौर से बख्तरी गांव नागौर से बख्तरी गांव नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। तो आपको याद रखना है कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है। यहाँ पर दोस्तों जुटे हुई कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों, 2 मुँह का चिचोला मिला है, संयुक्त परिवार के साक्ष्य मिले हैं, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको दोस्तों प्रश्नों पर कम और मैं बोल रहा हूँ जिस पर ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। प्रश्नों पर कम और मैं बोल रहा हूँ जिस पर ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि प्रश्न एज इट इज प्रश्न नहीं छपते दोस्तों। आप कभी भी देखना कि ऐसे ऐसे कैसे प्रश्न कभी नहीं छपते। एग्जामिनर बहुत सतर्क है दोस्तों, एग्जामिनर बहुत सतर्क है।
आपको ऐसे प्रश्न देगा तो दोस्तों वो अपनी डिग्री को नहीं खोना चाहेगा। वो एग्जामिनर का रूट है कि वो 50 में से 40 प्लस विद्यार्थियों को फेल करने की सोचता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी लिखवा रहा हूँ, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। घूंगल किसके फूल होते हैं? तो घूंगल गोंद के पौधे के फूल होते हैं घूंगल, जिससे भगवान के घूंगल धूप चढ़ाई जाती है जलते हुए अंगारों पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोलदार किसे कहते हैं? रोलदार किसे कहते हैं? तो रोलदार आपको याद रखना है, थार का टेढ़ा होता है उसे रोलदार कहा जाता है। किस जिले में मोर का राष्ट्रीय अभयारण्य है? मोर का राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों हमारे जयपुर जिले में स्थित है। मोर का अभयारण्य राष्ट्र के जयपुर जिले में स्थित है। और जयपुर का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया। और दोस्तों जयपुर की सड़कें कुछ इस तरह से बनी हुई है। जयपुर की सड़कें कुछ इस तरह से बनी हुई है दोस्तों, देख लो। नौ चौकी पाल पर जयपुर की सड़कें ऐसी बनी हुई है, यहाँ पर भी आपको चौराहा मिलेगा, यहाँ पर भी चौराहा मिलेगा, और यहाँ पर भी सभी तरह यहाँ पर 9 चौराहे आते हैं दोस्तों। जयपुर की सड़कों पर 9 चौराहे आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? तो हमारी शाहपुरा से संबंधित है। इसके संपादक श्रीलाल जोशी जी है। और इनकी पत्नी पार्वती जोशी भी एकमात्र फड़ चितेरी है। पार्वती जोशी दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार चलता है दोस्तों। फड़ चित्रकला शाहपुरा के भीलवाड़ा से संबंधित है। इसके इसके प्रवर्तक श्रीलाल जोशी है और एकमात्र चितेरी पार्वती जोशी है। आगे बढ़ते हैं। किस गायक को राजस्थान का कोकिला कहा जाता है? किस गायक को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है दोस्तों? तो अलाजी बाई को राजस्थान की कोकिला कहा जाता है, जो मांड गायन में कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस दुर्ग को जौहर की घटनाएं प्रसिद्ध है? किस दुर्ग में जौहर की घटनाएं प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर की घटनाएं प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख 3 शाखाएं हुई। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख 3 शाखाएं हुई, जो 1503, 1534, 1568। आगे बढ़ते हैं। धार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है? धार मरुस्थल का दूसरा नाम है, आपको बताना है धार मरुस्थल का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर सर्वाधिक गोडाउन होने के कारण इसे राजस्थान का ग्रेट इंडियन ब्रस्ट कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है सर्वाधिक गोडाउन होने के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मांड किसका लोकगीत है? तो आपको याद रखना है कि मांड राजस्थान का लोकगीत है। राजस्थान की राज्य भाषा कौन सी है? तो राजस्थान की राज्य भाषा हिंदी है दोस्तों। राजस्थान की राज्य भाषा दोस्तों आपका राजस्थानी हो जाएगा। राज्य भाषा राजस्थानी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको अब मोस्ट आपको नोट्स निकालने वाला हूँ दोस्तों। आपको एज इट इज आपकी कॉपी में ऐसे कैसे डाल लेना है। तो दोस्तों राजस्थान की 6 दुर्ग जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, वो कौन कौन से हैं दोस्तों आपको देख लेना है। राजस्थान की 6 दुर्ग है जो 2013 को 6 राजस्थानी किलों को एक साथ हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। कौन कौन से है दोस्तों? तो आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग और जैसलमेर दुर्ग 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन्हें याद रखने की ट्रिक है चीकू गाजर आम। ची से हो जाएगा चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग, गा से हो जाएगा गागरोन दुर्ग, जय से हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग, रै से हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग और आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों आपको ये याद करने हैं, एच परीक्षा में ऐसे कैसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्रमांक दुर्गों का नाम व विशेषताएं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सबसे बड़ा दुर्ग है, रानी पद्मिनी ने जो वर किया और यहाँ पर विजय स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। वह दूसरी सबसे लंबी, चीन के बाद 36 किलोमीटर दीवार है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित है, जिसे चौवा वाला गणेश मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है, जो दोस्तों यहाँ पर गलत होगा ये चम ये काली आहू और काली सिंध नदी के किनारे है। आहू और काली सिंध नदी के किनारे है। आगे बात करते हैं। आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग शीश महल वह सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध और जयपुर के पास स्थित है। जैसलमेर दुर्ग ये सोनार किला पीले पत्थरों से बना है, आबाद दुर्ग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परीक्षा के लिए उपयोगी सापेक्ष। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्ग शामिल है। यूनेस्को की सूची में कौन से दुर्ग शामिल नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, गागरोन है, आमेर और जैसलमेर है। जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो गागरोन हो जाएगा। सबसे लंबी परकोटे वाली दीवार किस दुर्ग की है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की है। सोनार किला किसे किसे कहते हैं, तो जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, इसमें सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट स्थित है। आगे दोस्तों, तो दोस्तों हमारी ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हुई। दोस्तों आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, आपको ये कमेंट बॉक्स में पिन करना है। और दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और आपके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ कल मिलेंगे आपके साथ वही 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।